नीरज अपने माता पिता की इकलौती संतान। आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी ना होने के बावजूद भी बड़े ही लाड प्यार से उसके माता पिता ने उसका बचपन संवारा। उन्होंने नीरज को केवल प्यार ही नहीं दिया, अच्छे संस्कार और आदर्श की शिक्षा भी दी। बड़े बुजुर्गों का सम्मान करना, शालीनता से बात करना, सब कुछ सिखाया। जीवन में ऊंचे मुकाम तक पहुंच पाए, अपना लक्ष्य प्राप्त कर सके, इसके लिए जहां तक भी हो सका हर संभव प्रयास किया। अपने सुख के लिए उन्होंने कभी कुछ नहीं किया, किंतु अपने बेटे की आंखों में पल रहे सपनों को अपनी आंखों में बसाया, उसे हकीकत का पूर्ण आकार दिया, जिसके परिणाम फलस्वरूप नीरज आज सफलता के उस मुकाम पर है जहां पहुंचने की ख्वाहिश हर किसी के दिल में होती है। एक बहुत बड़ी कंपनी में अच्छी खासी सैलरी वाली नौकरी, बड़ा घर, गाड़ी, ऐशो आराम, कहा जाए तो नीरज को आज के समय किसी बात की कोई कमी नहीं थी। नीरज के माता पिता को नीरज से बहुत उम्मीद थी। उन्हें अपने बेटे पर पूर्ण विश्वास था। वो अक्सर आपस में अपने लोगों के बीच में बातें किया करते थे, भगवान ने नीरज के रूप में हमें कितना अच्छा बेटा दिया है, वो हमारी कितनी परवाह करता है, भाग्यशाली हैं हम। हमारा बुढ़ापा तो बड़े ही सुख चैन से गुजरेगा। नीरज भी अपने माता पिता से अक्सर कहता था, मैं हमेशा आप लोगों के साथ रहूंगा, जीवन के किसी भी मोड़ पर आप लोगों को अकेला नहीं छोड़ूंगा, पढ़ लिख कर एक बहुत बड़ा आदमी बनूंगा, फिर बड़े से घर में आप लोगों को रखूंगा। ऐसे ही कई अनगिनत बातें जिन्हें सुनकर उन्हें अपने बेटे पर बहुत गर्व महसूस होता था। पर कहा जाता है ना, बेटे की असली पहचान तो होती है उसका विवाह होने की पश्चात ही। तो आइए देखते हैं नीरज अपने माता पिता के प्रति अपना फर्ज निभा पाता है या नहीं। नीरज के परिवार की रोज़मर्रा की ज़िंदगी वैसे ही चल रही थी जैसे अधिकतर परिवारों की होती है। सुबह सुबह की भाग दौड़, छोटी मोटी नोक झोंक वगैरह वगैरह। यार प्रीति, मेरी टाई कहाँ रखी है? अब मेरा वॉलेट भी नहीं मिल रहा है। ये रोज़ रोज़ मेरी चीज़ें इधर से उधर कैसे हो जाती है? मैंने अपने वॉच भी कल इसी टेबल पर रखी थी, वो भी दिखाई नहीं दे रही। प्रीति जल्दी करो, मेरा नाश्ता कहाँ है? मुझे लेट हो रहा है यार। तभी घर के दूसरे कमरे से आवाज़ आती है, यार नीरज, तुम्हारा यही प्रॉब्लम रोज का है। मुझे भी तो ऑफिस जाना है, तैयार होना है। तुम अपनी चीज़ें खुद क्यों नहीं ढूंढ लेते, या माँ को बोलो, वो ढूंढ कर देंगी। प्रीति की बात सुनकर नीरज माँ माँ की आवाज़ देकर जोर से अपनी माँ को पुकारने लगा। सामने दरवाजे से माँ आती है, हाथ में नाश्ता लेकर, और टेबल पर रखते हुए कहती है, बेटा पहले तुम नाश्ता करो, मैं तुम्हारी सारी चीज़ें ढूंढ कर देती हूँ। नीरज शांत होकर नाश्ता करने लगता है। उसकी माँ उसका सारा सामान ढूंढकर उसके सामने लाकर रख देती है। नीरज नाश्ता करने के पश्चात अपनी माँ के हाथों को थामकर कहता है, सच में माँ, अगर तुम ना हो तो मैं एक कदम भी आगे नहीं चल सकता। बेटे के शब्द सुनकर माँ के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ जाती है। अमृत समान थे उसके लिए ये सब, जिसे सुनकर उसकी सारी की सारी थकान उतर जाती है। एक माँ को आखिर इसके अलावा और क्या चाहिए। प्रीति भी नाश्ता कर नीरज के साथ एक ही गाड़ी में ऑफिस के लिए निकल जाती है। रास्ते में नीरज प्रीति से कहता है, प्रीति यार, मम्मी की थोड़ी सी मदद कर दिया करो, अब उनकी उम्र हो गई है, सुबह सुबह इतना काम करके थक जाती है। इतना सुनना था कि प्रीति झल्लाकर बोली, अच्छा इतना ही है तो तुम क्यों नहीं मदद कर देते? सारी जिम्मेदारी क्या मेरी है, तुम्हारी कुछ नहीं। पापा जी रोज सुबह सुबह सब्जी लाने मार्केट जाते हैं, तुम क्यों नहीं लेकर आते? मैं भी तो ऑफिस जाती हूँ, पूरा दिन घर पर बेकार नहीं बैठी रहती। नीरज ने कहा, अच्छा बाबा ठीक है, अब अपना मूड मत खराब करो, लो तुम्हारा ऑफिस भी आ गया, शाम को तुम्हें पिकअप कर लूँगा। प्रीति का मूड खराब था, इसलिए बिना बाय बोले ही वो ऑफिस के अंदर चली जाती है। ऑफिस जाते समय प्रत्येक दिन नीरज और प्रीति में अक्सर इसी प्रकार की चर्चा होती थी जो बहस का रूप ले लेती थी, किंतु हर बार नीरज प्रीति के सामने झुक जाता था। शाम को दोनों घर वापस आते हैं। प्रीति अपनी सास के हाथ में दवाइयाँ देते हुए कहती है, माँ इसमें आपकी और पिताजी की सारी दवाइयाँ हैं, वो आपने मुझसे कहा था ना लेकर आने के लिए। प्रीति की सास उसके सर पर हाथ रखते हुए कहती है,
बेटा, मुझे याद था, मैं तो भूल ही गई थी इसके बारे में। प्रीति ने अपनी सास का हाथ थामते हुए कहा। आप भूल सकती हैं, पर मैं कैसे भूल सकती हूँ। माना काम के प्रेशर के कारण मैं घर पर आपका हाथ नहीं बटा पाती, पर इतना तो आपके लिए कर ही सकती हूँ। थोड़ी दूर खड़ा नीरज प्यार भरी नज़रों से प्रीति को निहार रहा था। प्रीति ने पास आकर पूछा, क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रहे हो? नीरज बोला, बस ऐसे ही देख रहा हूँ। तुम्हारा गुस्सा एक तरफ है और माता पिता के प्रति प्यार एक तरफ। तुम कैसे ये सब मैनेज कर लेती हो? मुझसे तो होता ही नहीं। तुम सच में बहुत अच्छी हो। मैं बेकार ही तुम पर गुस्सा करता हूँ। प्रीति अपनी तारीफ सुनकर नीरज से बोली, बस बस, अब इतनी भी तारीफ मत करो। वे मेरे भी माता पिता हैं, मेरा भी तो कुछ फर्ज है उनके प्रति। और फिर प्रीति एक हल्की सी मुस्कान देकर अंदर चली जाती है। फिर रात को सब एक साथ बैठकर खाना खाते हैं। नीरज और प्रीति दोनों माँ के हाथों की खाने की तारीफ करते हुए कहते हैं, सच में माँ, आपके हाथों में तो जादू है। मन भर जाता है खाने के बीच में ही प्रीति और नीरज पिताजी से कहते हैं, कल से आप रोज योगा क्लासेस जाइए। आपकी सेहत बिल्कुल ठीक नहीं रहती है। हमने योगा सेंटर में बात भी कर ली है। सुनकर नीरज के पिता ने कहा, अरे बेटा, तुम लोग बेकार ही तकलीफ कर रहे हो। मैं ठहरा गांव देहात का रहने वाला, योगा वोगा सेंटर मेरे बस की बात नहीं। तुम लोग इतना ही कह रहे हो तो मैं घर पर ही थोड़ा बहुत कर लूँगा। नीरज के पिता की बातें सुनकर नीरज की माँ हंसने लगी। अरे बेटा, इनसे तो बस खेतों में हल चलवा लो, वही काम अच्छे से कर सकते हैं। बाकी यह तुम लोगों का योगा तुम्हारे पिताजी की बस की बात नहीं है। ऐसे ही हंसी खुशी से जिंदगी चल रही थी उनकी। रोजमर्रा की सागर की लहरों से हलचल वाली जिंदगी थी, लेकिन शाम होते होते सब कुछ शांत सरोवर सा हो जाता था। फिर एक दिन अचानक आई एक खुशखबरी ने उनके घर का माहौल ही बदल कर रख दिया। नीरज अपने पिताजी के साथ बाजार का ढेर सारे खिलौने खरीद लाया। दोनों के चेहरे पर एक अलग ही खुशी थी। उधर प्रीति और उनकी सास का तो पूछो ही मत। प्रीति की सास प्रीति को 1 मिनट के लिए भी बिस्तर से उठने नहीं दे रही थी। उसके लिए अच्छा अच्छा पौष्टिक खाना बना रही थी और साथ साथ पूरे घर की साज सज्जा भी हो रही थी। और यह सब हो रहा था प्रीति की प्रेगनेंसी की खबर सुनकर। एक नन्हा मेहमान, नया सदस्य घर आएगा, यह बात सोचकर ही सभी परिवार के सदस्य बहुत उत्साहित थे। खासकर नीरज के माता पिता तो फूले नहीं समा रहे थे कि अब वो दादा दादी बन जाएंगे। सब मिलकर प्रीति का बहुत अच्छे से ख्याल रखते थे। प्रीति ने अपने ऑफिस से मैटरनिटी लीव ले रखी थी, क्योंकि प्रीति कोई भी रिस्क लेना नहीं चाहती थी। इसलिए अब वो पूरा टाइम घर पर ही रहती थी। सही समय आने पर एक प्यारी सी नन्ही गुड़िया का उनके घर संसार में आगमन हुआ। किलकारियां गूंजने लगी। सबकी आंखों का तारा वो नन्ही परी माता पिता दादा दादी के प्यार की छाव में पलने लगी। प्रीति ने भी कुछ सालों के लिए अपनी जॉब छोड़ दी। उसने तय किया, जब तक उसकी बेटी थोड़ी बड़ी नहीं हो जाती तब तक वो जॉब पर नहीं जाएगी। समय ऐसे ही धीरे धीरे बीत रहा था। एक दिन अचानक नीरज को ऑफिस से एक लेटर मिला, जिसमें उसके प्रमोशन की बात लिखी थी। उसके तहत उसे विदेश में रहकर ही अपना काम संभालना होगा। नीरज के लिए यह बहुत बड़ा मौका था आगे बढ़ने का, किंतु उसे समझ नहीं आ रहा था कि घर पर यह बात कैसे बताए। खैर, जैसे तैसे नीरज अपने परिवार को यह बात बताई। नीरज की प्रमोशन की बात सुनकर परिवार में सभी खुश हो गए। प्रीति की खुशी का तो जैसे कोई ठिकाना ही नहीं था। प्रीति ऐसे खुश हो रही थी मानो उसके मन की कोई मुराद पूरी हो गई हो। अब आप लोग यहाँ सोच रहे होंगे, ऐसी कौन सी मुराद है जो पूरी हो गई? तो आइए जानते हैं। दरअसल यह सब कुछ जो अच्छा अच्छा दिख रहा था, उसके पीछे की आखिरी असली तस्वीर क्या है। प्रीति नीरज से कॉलेज के समय से ही प्यार करती थी, किंतु वो एक ऐसी लड़की थी जिसे किसी की
रोक टोक बिल्कुल पसंद नहीं थी। कॉलेज के समय से ही वो अपने माता पिता के साथ नहीं रहती थी। अपनी प्राइवेसी में किसी की भी दखल अंदाजी उसे बर्दाश्त नहीं थी। किंतु एक सच यह भी था कि वो नीरज से बहुत प्यार करती थी और नीरज की उससे उतना ही प्यार करता था, इतना कि वो प्रीति की हर बात पर आंख मूंद कर विश्वास कर लेता था। वह जैसा कहते हैं वैसा ही करता, उसकी हर बात मानता और प्रीति इसके इस प्यार का कभी कभी गलत फायदा भी उठा लेती थी। दोनों की शादी ही एक शर्त पर हुई थी। शादी के बाद नीरज अपने माता पिता को साथ नहीं रखेगा और नीरज ने बिना कुछ सोचे समझे ही उसकी यह शर्त आसानी से मान ली। उसने सोचा एक बार शादी हो जाए तो माता पिता को किसी तरह समझा बुझाकर गांव वाले घर में भेज देगा। यह सब सोचते हुए उसके मन में एक बार भी ख्याल नहीं आया कि इस ढलती उम्र में उसके माता पिता कैसे अकेले रहेंगे। तब नीरज के माता पिता को इस शर्त के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं थी। फिर नीरज की कॉलेज की पढ़ाई पूरी होने के बाद एक बहुत बड़ी कंपनी से जब नीरज को जॉब का ऑफर आया तो नीरज उस समय बहुत खुश था और प्रीति ने इस खुशी के मौके का फ़ायदा उठाकर नीरज को प्रपोज कर दिया। प्रपोज करने के बाद एक साल बाद धूमधाम से दोनों की शादी हुई। प्रीति ने इस शादी में अपने माता पिता को शामिल नहीं किया। नीरज के माता पिता को यह बात अच्छी नहीं लगी, किंतु बेटी की खुशी के आगे उन्होंने चुप रहने में ही समझदारी समझी, क्योंकि नीरज ही उनके बुढ़ापे का इकलौता सहारा था। नाराज होकर आखिर को कहाँ जाएंगे। शादी के कुछ दिन बाद ही प्रीति ने नीरज को शर्त याद दिलाई और नीरज के ऊपर दबाव डालने लगी कि अभी के अभी जाकर अपने माता पिता से कहो कि गांव चले जाएं। नीरज ने प्रीति को समझाया, मैं मानता हूं कि मैंने तुमसे वादा किया था, पर तुम एक बार सोचकर तो देखो, अभी अभी हमारी शादी हुई है, उनके भी तो कुछ अरमान है। अपने बेटी बहू के साथ रहने का कैसे कह दूं अचानक कि यहाँ से चले जाओ। लेकिन प्रीति जिद पर अड़ गई। मैं कुछ नहीं जानती, तुम अभी के अभी उनकी बात करो। अगर तुमने उनसे बात नहीं की तो मैं जाकर कर लेती हूँ। तब नीरज मजबूर होकर अपने माता पिता के समझ जाकर हिचकिचाते हुए कहता है, माँ पिताजी, मुझे आप लोगों से कुछ बात करनी है। नीरज के माता पिता, हाँ बोलो बेटा, इतना हिचकिचा क्यों रहे हो, कोई परेशानी है क्या? हम तुम्हारे माता पिता हैं, बेझिझक अपनी बात कहो बेटा। इतना सुनकर नीरज ने हिम्मत जुटाते हुए किंतु नजरें झुकाकर कहा, माँ पिताजी, आप लोग अब गांव में ही जाकर रहें तो अच्छा होगा। मुझे और प्रीति को ऑफिस के काम से अक्सर बाहर जाना ही पड़ेगा, तो आप लोगों की यहाँ देखभाल कौन करेगा? और शहर की भागदौड़ वाली ज़िंदगी में आप लोगों का अकेले रहना बहुत मुश्किल भी है। नीरज के माता पिता बहुत भोले थे। उन्हें सच में लगा कि उनका बेटा उनकी इतनी चिंता कर रहा है, किंतु वे जाते कहाँ। गांव का घर, यहाँ तक कि ज़मीन भी वे नीरज की पढ़ाई के लिए बेच चुके थे, किंतु इस बात की भनक उन्होंने नीरज को लगने नहीं दी थी। इसलिए उन्होंने बहाना बनाया, बेटा नीरज, वो गांव के घर की कुछ मरम्मत अभी बाकी है, जैसे ही पूरी हो जाएगी हम लोग वहां चले जाएंगे। तुम हमारी चिंता मत करो, हम अपनी देखभाल खुद कर सकते हैं। माता पिता की बात सुनकर बिना कुछ जवाब दिए केवल सर हिलाकर नीरज वहां से चला गया। और प्रीति को जब सारी बात बताई तो वो गुस्से से बौखला गई। कहने लगी, यह सब तो बस बहाना है, ऐसे लोगों की तो आदत ही होती है, बस सर पर बैठकर रोटियां तोड़ना। बहुत हो गया नीरज, तुमने अपनी शर्त अभी तक पूरी नहीं की, जल्दी से उनका कोई इंतजाम करो, नहीं तो इसका अंजाम इतना बुरा होगा कि तुम सोच भी नहीं सकते। अपने माता पिता के लिए इतनी कड़वी बातें सुनकर तकलीफ तो उसे जरूर हुई होगी, किंतु फिर भी वो चुप रहा। आखिर क्यों? जिस माता पिता ने उसके लिए इतना सब किया, उनके समर्थ में कहने के लिए उसके पास एक शब्द भी नहीं था। क्या सच में औलाद ऐसी ही होती है? नीरज प्रीति के प्यार में इस कदर खो गया था कि यह भी भूल गया कि आज वो जो कुछ भी है, जिस मुकाम पर है, सिर्फ और सिर्फ अपने माता पिता की बदौलत ही है। और नीरज को ऐसे वक्त में भी केवल प्रीति की ही चिंता हो रही थी। खैर, उस समय तो किसी तरह उसने प्रीति को मना लिया और आश्वासन दिया
कि जल्द ही कुछ करेगा, किंतु आए दिन इसी बात को लेकर प्रीति और नीरज में भयंकर झगड़ा होता था। इस बात की थोड़ी बहुत भनक नीरज के माता पिता को तो थी, किंतु वो इसे मियाँ बीवी की छोटी मोटी झड़प समझकर अनदेखा कर दिया करते थे। जैसे जैसे दिन बीत रहे थे, प्रीति का गुस्सा और उनका आपसी झगड़ा 7वें आसमान पर बढ़ रहा था। प्रीति प्रेगनेंसी के दौरान और बेटी के जन्म होने के बाद थोड़ी शांत जरूर हो गई थी, किंतु उसके मन में यह बात अभी तक गई नहीं थी। वो तो मौका ही ढूंढ रही थी कि कब इन बुढ़ा बुढ़ियों से छुटकारा मिले। नीरज भी प्रीति की हाँ में हाँ मिलाया करता था, किंतु माता पिता तो माता पिता ही होते हैं। कभी कभी नीरज को उन पर दया भी आ ही जाती थी, किंतु ऐसी दया किस काम की जो अपने माता पिता के बुढ़ापे का सहारा ही ना बन पाए। नीरज प्रीति की बातों का पूरी तरह से समर्थन करता था। वो कहते हैं ना, जैसी संगत वैसी रंगत। प्रीति के साथ रहते रहते उसे भी बात बात पर माता पिता की रोक टोक पसंद नहीं आने लगी। नीरज प्रीति के रंग में पूरी तरह से रंग गया था। अब जिस प्रकार प्रीति अच्छा बनने का दिखावा करती थी, उसी प्रकार धीरे धीरे नीरज भी यही काम करने लगा। प्रीति तो कुछ शांत इसलिए भी रहती थी कि उसे घर का कोई काम नहीं करना पड़ता था। सारा काम उसके सास ससुर ही किया करते थे, किंतु प्रीति और नीरज के इस छोटे दिखावे को वो भोले माता पिता कभी पकड़ ही नहीं पाए। आज इसलिए जब नीरज ने अपने प्रमोशन की खबर सुनाई तो प्रीति को मानो खुशियों का आसमान मिल गया। नीरज के कहने पर प्रीति ने अपनी पैकिंग भी शुरू कर दी। दूसरी ओर नीरज के माता पिता को यह लग रहा था कि वे लोग भी नीरज के साथ विदेश रहने जाएंगे, इसलिए वो भी खुश होकर अपना सामान सजाने लगे। किंतु ये क्या, अगले दिन प्लेन की केवल 3 टिकटें ही नीरज लेकर आया। नीरज के माता पिता केवल 3 टिकट देखकर आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने सोचा होगा कोई बात नहीं, नीरज खुद ही आकर उन्हें बताएगा, इसलिए कुछ कहे बिना ही दोनों अपने कमरे में चले गए। थोड़ी देर बाद नीरज उनके पास आया और कहा, माँ पिताजी, आप लोग मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं अभी आप लोगों को अपने साथ नहीं ले जा सकता। नई जगह, नया शहर है, मैं एक बार वहाँ सेटल हो जाऊँ, फिर आप लोगों को अपने साथ ले जाऊँगा। बेटी की बात सुनकर उन्होंने कहा, अरे बेटा, तो माफ़ी क्यों मांग रहे हो? ठीक है ना, अभी तुम लोग चले जाओ, तब तक हम लोग यहीं रहेंगे और जब तुम्हें ठीक लगे हमें आकर ले जाना या हमारी टिकट करवा देना, हम खुद ही चले जाएंगे। तब नीरज थोड़ी दबी आवाज़ में कहने लगा, वो पिताजी, मुझे कहना था कि ये फ्लैट ऑफिस का है, इसलिए इसे खाली करना पड़ेगा, इसलिए आप लोग गांव चले जाइए। नीरज की बात सुनकर नीरज के माता पिता थोड़े परेशान हो गए, फिर भी उन्होंने मन ही मन व्यथा छुपाकर नीरज से कहा, अच्छा, खाली करना होगा। कब तक बेटा? नीरज, आज ही ये फ्लैट खाली करना होगा। मैं आज शाम की ही आप लोगों की टिकट करवा देता हूँ, आप लोग उसी से निकल जाइए। मेरी भी कल की ही फ्लाइट है, इसलिए मैं आप लोगों को छोड़ने नहीं आ सकता, वरना आप लोगों को कभी अकेला नहीं छोड़ता। यह कुछ पैसे हैं, अपने पास रख लीजिए, आप लोगों के काम आएंगे। और हाँ, एक बात और, आप लोग वहाँ से मुझे फ़ोन मत कीजिएगा। जब मुझे फुर्सत मिलेगी तो मैं खुद ही आप लोगों को फ़ोन कर लूँगा। वो दरअसल बात यह है कि अभी शुरुआती दौर में काम का प्रेशर कुछ ज़्यादा ही होगा, लेकिन आप लोग चिंता बिल्कुल मत कीजिए, मैं पैसे भेजता रहूँगा। अब नीरज के माता पिता के पास कहने के लिए कुछ भी नहीं था। सच्चाई वो उसे बता नहीं सकते कि गांव का कोई घर तो है ही नहीं, और सच ही तो है, माता पिता अपने बलिदान और त्याग का बखान कब अपनी संतान के सामने करते हैं। वो तो बिना किसी फल की चिंता किए अपना कर्म करते जाते हैं। उसी दिन शाम की ट्रेन में बैठकर नीरज के माता पिता गांव की ओर रवाना हो गए। नीरज काम का बहाना कर उन्हें स्टेशन तक छोड़ने भी नहीं आया, किंतु उसके माता पिता ने इसे भी उसकी मजबूरी समझकर सहज स्वीकार कर लिया। बेटे बहू और पोती से अलग होकर दोनों का मन बहुत उदास हो गया था। नीरज के माता पिता जब ट्रेन में सफ़र कर रहे थे तो नीरज के पिताजी को मायूस देखकर नीरज की माँ ने पूछा, क्या हुआ है, मुंह लटका कर बैठे हो जी? नीरज के पिताजी, हम गांव तो जा रहे हैं। नीरज की माँ, पर कुछ सोचा है कहाँ रहेंगे? हमारा तो वहाँ कुछ भी नहीं। नीरज की माँ, आप इतनी चिंता क्यों करते हैं? थोड़े बहुत पैसे तो हैं हमारे पास, और नीरज ने भी तो दिया है ना, और अपना ही तो गांव है, कुछ न कुछ इंतजाम कर ही लेंगे, और फिर कुछ ही दिनों की बात है, नीरज आकर हमें ले ही जाएगा। वैसे भी नीरज को इतनी बड़ी कामयाबी मिली है, उस पर अगर हम उसे घर जमीन बिकने की बात बता दें
तो यह उसके लिए अच्छा नहीं होता। वो बेकार में ही हम लोगों के लिए परेशान हो जाता। आखिर है तो हमारा इकलौता बेटा, उसे हम कैसे परेशान कर सकते हैं। नीरज के पिताजी, हाँ भगवान कह तो तुम ठीक रही हो। ईश्वर ने जब इतना कुछ किया है हमारे लिए तो आगे भी कर देंगे। नीरज के माता पिता गांव तो पहुंच गए, किंतु ये क्या, नीरज और प्रीति तो अभी भी उसी शहर में उसी फ्लैट में मौजूद हैं। यहाँ तो पूरी तस्वीर ही बदली बदली नजर आ रही है। तो क्या वो प्रमोशन वाली बात और विदेश जाना सब कुछ दिखावा था, नाटक था अपने बूढ़े माता पिता से छुटकारा पाने का। माता पिता को गांव भेजने के बाद नीरज ने अपनी सारी प्लानिंग, सारी चालबाजी प्रीति को बताई। प्रीति तो पहले से यही चाहती थी। नीरज की सारी बातें सुनकर प्रीति ने मुस्कुराकर कहा, आखिर तुमने अपनी शर्त पूरी कर ही दी। नीरज बोला, अरे यार कैसे नहीं करता, तुम्हारे लिए तो जान भी हाजिर है। यह तो बस एक छोटी सी शर्त थी, और भी कुछ करवाना है तो बोलो। प्रीति मुस्कुराते हुए बोली, और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना करना कि अब उन्हें दोबारा वापस यहाँ लेकर मत आना। तब नीरज ने कहा, प्रीति तुम इसकी चिंता मत करो, मैंने सारा इंतजाम कर लिया है, सब कुछ सोच लिया है क्या और कैसे करना है। उधर नीरज के माँ गांव पहुंचते हैं, तब वहां के सरपंच उनके माता पिता की बहुत इज्जत करता है, इसलिए उनके सामने कुछ कहा नहीं। फिर सरपंच उन्हें अपने साथ लेकर जाता है और गांव में ही एक छोटी सी कोठरी में उनके रहने का इंतजाम कर देता है। जाते जाते सरपंच कहता है, काका आप चिंता मत कीजिए, मैं अभी अपनी पत्नी को कहकर खाने के लिए कुछ भिजवा देता हूं, और किसी भी चीज़ की ज़रूरत होगी तो बेझिझक मुझे कह दीजिएगा। नीरज के माता पिता ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ हाँ बेटा ज़रूर, हम कह देंगे। वैसे भी हम तो यहाँ कुछ दिन के ही मेहमान हैं, जैसे ही नीरज विदेश में सेटल हो जाएगा वो हमें यहाँ से लेकर चला जाएगा, तुम्हें ज़्यादा दिन कष्ट नहीं देंगे हम। सरपंच हल्की सी मुस्कान देकर वहाँ से चला जाता है और बड़बड़ाते हुए कहने लगता है, हे भगवान इनके साथ कुछ अनर्थ ना हुआ हो, काश इनका बेटा जरूर आकर इन्हें ले जाए। 2-3 दिन तो गांव वालों से मिलने मिलाने और घूमने में ऐसे ही बीत गए। सरपंच और गांव वालों को भी इंतजार था, अब तो उनका बेटा आ ही जाएगा, किंतु दिन, हफ्ते और कई महीने गुजर गए। ना तो उन्हें लेने नीरज आया, ना ही उन्हें पैसे भेजे और ना ही उनका कोई फ़ोन आया। नीरज के माता पिता को लगने लगा हो सकता है नीरज किसी परेशानी में फंस गया हो, कई नई नई नौकरी है, ज़रूर उसे समय ही नहीं मिला होगा, इसलिए नहीं आया। नीरज के पिताजी थोड़ा घबरा भी रहे थे, कहीं कुछ और बात तो नहीं, इसलिए उन्होंने नीरज को फ़ोन करने की सोची। नीरज के पिताजी के पास तो कोई मोबाइल भी नहीं था, सो उन्होंने सरपंच के घर से ही जाकर फ़ोन करना चाहा। नीरज के पिताजी सरपंच के घर पहुंचते हैं, नीरज को फ़ोन लगाने का आग्रह करते हैं। तब सरपंच कहता है, अरे काका इसमें आग्रह करने की क्या बात है, आप जितने चाहें उतने कॉल कर लीजिए। नीरज के पिताजी ने कई बार नंबर मिलाया, प्रीति का भी नंबर लगाया, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। अब गांव वालों का शक धीरे धीरे यकीन में बदलता जा रहा था। वे लोग नीरज के माता पिता से कहते भी थे, काका आपके बेटे ने आपके साथ धोखा किया है, वो आप लोगों को कभी लेने नहीं आएगा। किंतु नीरज के पिताजी उन्हें यह कहकर चुप करा देते थे कि उनका बेटा ऐसा नहीं है, वो ज़रूर किसी काम में फंस गया होगा, इसलिए नहीं आ रहा। 1 साल होने को आया। अब तो नीरज के माता पिता के पास पैसे भी खत्म हो चुके थे, किंतु उन्हें अभी अपनी नहीं बेटे, बहू और पोती की ही चिंता हो रही थी। उन्हें लग रहा था कहीं वो लोग किसी मुसीबत में तो नहीं, क्योंकि उन्हें अपने बेटे पर पूरा विश्वास था कि वो बिना किसी कारण के ऐसा तो कुछ नहीं करेगा। इसी प्रकार कई साल गुजर गए। नीरज अपनी पत्नी और बेटी के साथ ऐशो आराम की ज़िंदगी बसर कर रहा था, और यहाँ उसके माता पिता गरीबी में अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। सरपंच थोड़ी बहुत जो मदद कर सकता था करता था, खुद का बेटा होते हुए भी किसी और की दया पर उनका जीवन रहा था, किंतु सिर्फ खाना और पहनना तो बस उनकी ज़रूरत नहीं थी। उनका हालचाल पूछने वाला, उन्हें अपना कहने वाला कोई नहीं था। नीरज की माँ तो नीरज के मुख से माँ शब्द सुनने को तरस गई। इतने वर्षों में नीरज ने कभी उनका हाल चाल भी नहीं पूछा, कभी आकर देखा भी नहीं कि वो जिंदा भी हैं या नहीं। कितने साल गुजर गए, बेटे बहू और पोती का चेहरा तक नहीं देखा।
पोती को देखने की इच्छा, बेटे बहू से मिलने की ललक, इंतजार, मजबूरी, बेबसी, सब कुछ उनकी आंखों में साफ साफ झलकता था। किंतु फिर भी वो किसी से अपने बेटे बहू की शिकायत तक नहीं करते थे। कोठरी की चार दीवारी में कैद दोनों बूढ़ी हड्डियां आंसू बहाकर अपना दर्द एक दूसरे से बांट लिया करते थे, किंतु गांव वालों को कभी जताते नहीं थे। आखिर माँ बाप तो माँ बाप ही होते हैं। बच्चे कितना भी कुछ गलत करे, कभी दिल से उन्हें बद्दुआ नहीं दे सकती, उनके बारे में कुछ गलत नहीं कर सकते। हमेशा ईश्वर से यही प्रार्थना करते रहते थे कि उनका बेटा बहू पोती जहाँ रहे बस कुशल मंगल और खुश रहें। ऐसे ही इंतजार में किसी प्रकार दोनों के दिन कट रहे थे। जीवन के सफ़र के इस आखिरी पड़ाव में इस प्रकार तन्हा जिंदगी कटेगी उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। एक दिन अचानक उसी गांव का एक लड़का राजेश अपने किसी काम के सिलसिले में उसी गांव पहुंचता है। वो नीरज का बचपन का दोस्त था और नीरज के साथ अक्सर उसकी बातचीत होती रहती थी। नीरज के माता पिता को भी भली भांति जानता था। उसने वहाँ जब नीरज के माता पिता को इस प्रकार दयनीय अवस्था में देखा तो उसके पैरों के नीचे जमीन खिसक गई। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। अभी कुछ दिन पहले ही तो नीरज से बात हुई थी जिसमें उसने बताया था कि उसके माता पिता उसके साथ ही रहते हैं, स्वस्थ हैं और खुश हैं। राजेश का दिमाग काम नहीं कर रहा था। नीरज के माता पिता को ऐसी हालत में देखकर पूछे बिना उससे रहा भी नहीं गया। राजेश ने उसकी इस दशा के बारे में पूछा तो वो कुछ भी बताने को तैयार नहीं थे, किंतु राजेश के बहुत पूछने और आग्रह करने पर नीरज के पिताजी ने सारी बात राजेश को बताई। तब राजेश ने आश्चर्यचकित होते हुए कहा, क्या कह रहे हैं आप काका? नीरज तो अभी भी मुंबई में ही रहता है, वो तो कभी विदेश गया ही नहीं। मेरी तो अक्सर उससे बातचीत होती रहती है। अभी कल ही की तो बात है, यहाँ आने से पहले मेरी उससे बात भी हुई है। राजेश फिर खुद से ही बड़बड़ाते हुए कहने लगा, अच्छा अब समझ में आया। जब मैंने कहा था काका काकी से बात करवा दो तो उसने बात क्यों टाल दी थी? नीरज के पिताजी ने पूछा। अरे क्या हुआ बेटा, क्या खुद से ही बातें कर रहे हो? कोई बात है क्या? अभी तुम कुछ बता रहे थे नीरज के बारे में, ऐसा कैसे हो सकता है? उसका तो प्रमोशन हुआ था, वो तो हमारे जाने के अगले दिन ही विदेश के लिए निकल गया था। नहीं काका, नीरज ने आप लोगों के साथ धोखा किया है, वो वहीं मुंबई में ही है। मैं कल लौट रहा हूँ, आप लोग चलिए मेरे साथ, सारी सच्चाई आपकी आंखों के सामने आ जाएगा। मन तो नहीं मान रहा था, किंतु बेटे बहू पोती को देखने की इच्छा भी हो रही थी। इसलिए राजेश के बहुत कहने पर नीरज के माता पिता उसके साथ चलने को तैयार हो गए। किंतु जैसे ही नीरज माता पिता वहां पहुंचते हैं, अंदर से आती कुछ आवाज़ सुनते ही उनके कदम वहीं दहलीज पर ही रुक जाते हैं। अंदर प्रीति और नीरज आपस में बातें कर रहे थे। प्रीति नीरज से कह रही थी, कितना अच्छा हुआ तुम्हारे बूढ़े माँ बाप गांव चले गए, हमारी ज़िंदगी कितनी सुकून से गुजर रही है ना। तुमने भी ना यार, क्या तरकीब निकाली थी उन्हें यहाँ से भगाने की, मानना पड़ेगा दिमाग तो है। नीरज ने हंसते हुए कहा, अरे यार सब तुमसे ही तो सीखा है। मुझे तो पहले से ही पता था कि वो लोग सरपंच काका के घर जाकर मुझे फ़ोन करके ज़रूर कोशिश करेंगे, इसलिए मैंने उनका नंबर पहले ही ब्लॉक कर दिया था। प्रीति ठहाके लगाकर हंसने लगी। यह तुमने बहुत सही किया, नहीं तो किसी न किसी प्रकार लोगों यहाँ तक पहुँच ही जाते। और जब वो साथ थे तो झूठा दिखावा करते करते मैं तो सच में बहुत थक गई थी, और कुछ दिन अगर वो लोग यहाँ रहते ना तो मेरे सब्र का बांध ही टूट जाता। तब नीरज ने हंसते हुए कहा, अच्छा हुआ ना, तुम्हारे सब्र का बांध टूटने से पहले ही मैंने उनका बोरिया बिस्तर बांध दिया, हमेशा के लिए। अरे यार प्रीति, क्यों बेकार की बातें कर रहे हैं, हम अब भूल जाओ सब। मैंने ऐसा भटकाया है कि कितनी भी कोशिश कर लें वह दोबारा हमारी ज़िंदगी में नहीं आ सकते। और यह सब कहते हुए नीरज को लज्जा भी नहीं आ रही थी कि जिनके लिए वो ये शब्द कह रहा है वो उसके जन्मदाता हैं। उन्हीं की बदौलत वह इस संसार में आया है, उन्हीं की उंगली पकड़कर चलना
सिखाया, जीवन में अपना लक्ष्य पाया। खैर, जो संतान अपने संस्कार ही भूल गई हो, उसके बारे में और कहाँ ही किया जा सकता है। नीरज के पिता ने जब ये बातें सुनी तो सहन नहीं कर पाए और वहीं मूर्छित होकर गिर गए। उनकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। ऐसा लग रहा था मानो पल भर में ही उनका समस्त संसार छिन गया। जिंदगी हाथ से रेत की तरह फिसलती हुई नजर आ रही थी। ऐसा लग रहा था जीने की कोई ख्वाहिश ही नहीं रह गई। नीरज की माँ कभी उनके सर पर हाथ रखती तो कभी उनके हाथों को सहला रही थी। आप क्यों इतना चिंता करते हैं? चलिए हम लोग वापस गांव चलते हैं, वहीं अपनी बाकी की बची खुची जिंदगी एक दूसरे के साथ गुजार लेंगे। नीरज की माँ जोर जोर से कहने लगी। बेकार ही उस राजेश के कहने पर हम लोग यहाँ चले आए। नहीं आते तो इतने दिन से जिस भ्रम में हम जी रहे थे कि हमारा बेटा हमारा है, अपना खून है, कभी कुछ गलत नहीं करेगा, उसी में जीते रहते और उसी भ्रम में इस दुनिया से विदा हो जाते। हे भगवान, ये सब कुछ दिखने से पहले मुझे उठा क्यों नहीं लिया? किंतु नीरज की माँ की बातें शायद अब नीरज के पिताजी के कानों तक पहुँच ही नहीं पा रही थी, क्योंकि वो सारे जंजालों से मुक्त होकर इस दुनिया को छोड़कर सदा के लिए विदा हो चुके थे। नीरज की माँ विलाप करते हुए कहने लगी, आप तो चले गए, मुझे किसके भरोसे छोड़ गए? और कहकर जोर जोर से रोने लगी। इस कदर घर के बाहर से रोने की आवाज़ सुनकर आसपास के सभी लोग एकत्रित हो गए। प्रीति और नीरज भी घर से बाहर आए। भीड़ में से निकलकर देखा तो उसके पिताजी मृत अवस्था में घर की दहलीज पर पड़े थे और पास ही उसकी माँ विलाप कर रही थी। यह सारा माजरा नीरज की समझ से बाहर था कि उसके माता पिता आखिर यहाँ तक पहुँचे कैसे, उन्हें कैसे पता चला कि वो लोग यहीं पर हैं। उसी समय राजेश का कॉल आता है। वो नीरज से पूछता है, नीरज, काका काकी कहाँ हैं? मेरी उनसे बात करवाओ, मैं ही उन्हें गांव से लेकर आया हूँ। मैंने कहा था मैं उन्हें अंदर तक छोड़ देता हूँ, पर उन्होंने जिद की कि वो लोग स्वयं ही चले जाएंगे, इसलिए मैं उन्हें तुम्हारी दहलीज पर छोड़कर ही वापस आ गया। अब नीरज को सारी बात समझ में आ गई और शायद उसके पिताजी ने प्रीति और उसकी सारी बात सुन ली, जिसके कारण यह सब कुछ हुआ। अपनी गलतियों के कारण पिता को तो खो ही चुका था, कम से कम माँ का जीवन संवार कर अपने पापों से मुक्ति पा लेता। किंतु नीरज की तो बुद्धि ही भ्रष्ट हो चुकी थी। उसे प्रीति की जिद के आगे और कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। समाज के सामने दिखावा करने के लिए तो उसने अपने पिता का अंतिम संस्कार किया और माँ को रहने के लिए घर में एक छोटी सी जगह भी दे दी, किंतु अभी भी नीरज की आंखें नहीं खुली थी। प्रीति ने नीरज की माँ को घर में रहने की इजाज़त तो दी थी, किंतु उसके साथ नौकरों जैसा व्यवहार करती थी, यहाँ तक कि पोती से भी मिलने नहीं देती थी। नीरज की माँ तो वैसे भी पति के देहांत के बाद विक्षिप्त सी हो गई थी, बिल्कुल अकेली और लाचार। इसलिए प्रीति द्वारा किया गया बुरे व्यवहार को ऐसे सहन कर जाती मानो उसे किसी बात का कोई असर हो ही न रहा हो। किस्मत एक जिंदा लाश के समान हो गई थी, किंतु धीरे धीरे उन्होंने हालातों से समझौता कर लिया। वापस अकेली गांव जाकर करती भी क्या? अब जिंदगी के दिन ही कितने बचे हैं, यही सोचकर बुरे से बुरे हालातों में भी रहने के लिए एक असहाय माँ मजबूर हो गई। नीरज की बेटी अब 8 साल की हो चुकी थी, इसलिए उसके सामने जो कुछ होता था वो सब कुछ समझती थी। उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था कि एक बूढ़ी औरत को उसके माता पिता इस प्रकार सताते हैं। एक दिन उसने जब पूछा कि मम्मा, यह बूढ़ी आंटी कौन है, तो प्रीति ने बताया, कोई नहीं बेटा, ऐसे ही गांव की कोई गरीब औरत है, इसका इस शहर में कोई नहीं है ना, इसलिए कुछ दिन यहाँ रहेगी फिर चली जाएगी। पर कहते हैं ना, खून तो खून को पहचान ही लेता है। नीरज की बेटी को उस औरत की तरफ खिंचाव महसूस होता था। नीरज और प्रीति जब सो गए, नीरज की बेटी चुपके से अपनी दादी के कमरे में जाती है और पूछने लगती है, आप कौन हैं? तब नीरज की माँ कहती है, बेटा मैं तुम्हारी दादी हूँ, तुम जब बहुत छोटी थी तब मुझे देखा था, अब बड़ी हो गई हो ना, इसलिए नहीं पहचान रही हो। नीरज की बेटी, अच्छा अब मेरी दादी हो, लेकिन मम्मा पापा ने तो पहले कभी बताया नहीं कि मेरी कोई दादी भी है। तब नीरज की माँ ने कहा, अरे बेटा जरूर बताया होगा, तुम भूल गई होगी। अच्छा नहीं बताया तो क्या हुआ, अब आओ मेरी गोद में बैठो। दादी की गोद पर बैठते ही मुझे छोड़कर क्यों चले गए थे दादी, इतने दिन से कहाँ थे? मम्मा पता नहीं क्यों आपको गंदी बोलती है, आप तो बहुत अच्छे हो, मुझे आपके पास बैठकर बहुत अच्छा लगता है। मम्मा तो पूरा दिन अपनी सहेलियों के साथ बाहर रहती है और मुझे आया के पास छोड़ देती है। वो
आया बहुत गंदी आंटी है, लंबा चक्कर पर नहीं रहती तो मुझे खूब डांटती है। दादी, मैं आपके यहाँ से कभी जाने नहीं दूंगी, आप हमेशा यहीं रहना मेरे साथ। अब दादी अपनी पोती से क्या कहे। पोते की बातें सुनकर उनकी आंखों में आंसू आ गए। निःशब्द होकर ममता भरी नजरों से बस पोती को निहारती रही। उसकी गोद में बैठते ही ऐसा लग रहा था मानो उसका सारा दर्द छूमंतर हो गया। इतने में ही अचानक वहां प्रीति आ जाती है और गुस्से से आग बबूला होकर बेटी को झटके से गोद से खींचकर उतार देती है और कहने लगती है, ए बुढ़िया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी को छूने की। प्रीति अपनी बेटी को कड़े शब्दों में डांटते हुए समझाने लगी, बेटा, इस औरत की बात नहीं सुनना, यह झूठी औरत है। गरीब लोग होते ही ऐसे हैं, अपने फायदे के लिए झूठ बोलते हैं। तुम इससे दूर ही रहना और आज के बाद कभी इसके पास मत आना। ऐसा करते हुए प्रीति को ना तो अपने बेटी के आंसू दिखाई दे रहे थे और ना ही अपनी सास के। फिर प्रीति अपनी बेटी जोर से खींचते हुए वहां से लेकर चली जाती है और नीरज पर बरसते हुए कहती है, ये बुढ़िया आखिर कब तक हमारे घर में पड़ी रहेगी, ये तो अब हमारे किसी काम की भी नहीं। तुम इसे या तो गाँव छोड़ाओ या फिर किसी वृद्धा आश्रम में भेज दो। तुमने तो कहा था, तुमने पूरी प्लानिंग कर रखी है, अब क्या हुआ तुम्हारे प्लान का। इस बात को लेकर नीरज और प्रीति में भयंकर झगड़ा होता है। प्रीति एक के बाद एक अपनी सास को ताना दिए जा रही थी और नीरज माँ की चिंता किए बिना केवल समाज की दुआई दे रहा था। उसे माँ का दर्द नहीं दिख रहा था तो केवल समाज, जिसे दिखाने के लिए ही उसने अपनी माँ को अपने घर में जगह दी थी। अपने बेटी बहू का ऐसा रूप नीरज की माँ ने पहले कभी नहीं देखा था। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि उसका बेटा ऐसा निकलेगा। जिस पिता ने उसके लिए अपना सब कुछ त्याग दिया, उसने उसी पिता की जान ले ली। माँ को अब अपने बेटे से कोई उम्मीद नहीं थी। बेटा तो पहले से ही पराया हो चुका था। पति के गुजर जाने के बाद वो बहुत अकेली हो गई थी। नीरज ऑफिस से जब घर लौटता था सीधा प्रीति के पास चला जाता था। माँ के कमरे में आकर उससे हाल चाल तक नहीं पूछता था, यहाँ तक कि उन्हें खाने की टेबल पर अपने साथ बैठाता तक नहीं था। नीरज की माँ घर का सारा काम, खाना बनाना, झाड़ू पोछा, बर्तन सब कुछ करती, फिर भी प्रीति उस पर दिन भर बरसती रहती थी, उसे जल्लीकट्टी सुनाती थी। एक दिन नीरज अपने परिवार के साथ बाहर होटल में खाना खाने के लिए जाता है, किंतु उसकी माँ घर पर क्या खाएगी इस बारे में कोई चर्चा नहीं होती है। किंतु पोती को अपनी दादी की चिंता सता रही थी कि वो घर पर अकेली कैसे रहेगी। फिर किसी बहाने सिर्फ द्वार कर अंदर जाती है और अपनी गुड़िया दादी को देखकर कहती है, दादी आप इसके साथ रहना, आपको डर नहीं लगेगा, पर यह मेरी चॉकलेट भी आप रख लो, इसे खा लेना आपको जब भूख लगेगी। इतना कहकर वह वापस अपने माता पिता के पास आ जाती है और माता पिता के पूछने पर झूठ कह देती है कि वॉशरूम गई थी। पोती का इतना लाड देखकर दादी का जीवनी धन हो गया। सोचने लगी, चलो दुनिया से जाते जाते कुछ अच्छी यादें तो साथ लेकर ही जाऊंगी। साथ में जाने के लिए केवल आंसू ही रखे हैं। नीरज की माँ पति के जाने के दुख और बेटे के तिरस्कार की वजह से अंदर से पूरी तरह से टूट चुकी थी। वो उस रात केवल पानी पीकर ही सो जाती है। नीरज और उसका परिवार देर रात घर पहुंचता है। बच्ची अपनी दादी के पास जाना चाहती थी, किंतु प्रीति उसे झटके से खींचकर अपने साथ ले गई और नीरज भी इस बात की सुध लिए बिना ही कि उसकी माँ ने कुछ खाया भी होगा या नहीं, प्रीति के पीछे पीछे कमरे में चला जाता है। उससे इतना भी नहीं हुआ, प्रीति से छुपकर ही सही 2 पल जाकर अपनी माँ से हाल चाल ही पूछ ले, प्यार से उसके हाथों को ही थाम ले, क्या पता फिर यह मौका मिले ना मिले। खैर सुबह होती है, प्रीति चाय के लिए शोर मचाने लगती है, किंतु काफ़ी देर तक जब कोई जवाब नहीं आती है तो प्रीति गुस्से से अपने कमरे से निकलकर नीरज की माँ के कमरे की ओर जाती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है, ए बुढ़िया अभी तक सो रही है, सारा काम कौन करेगा। प्रीति के बहुत बोलने पर भी जब वो नहीं उठी तो उसके मन में शंका हुई। प्रीति पास जाकर उसे हिलाने लगती है, किंतु उसकी तो सांसें ही अब बंद हो चुकी थी। प्रीति जोर जोर से चिल्लाकर नीरज को बुलाने लगी। नीरज प्रीति की आवाज़ सुनकर दौड़कर वहां पहुंचता है तो माँ को मृत अवस्था में पाकर अचंभित रह जाता है। पहले पिताजी की मृत्यु और अब माँ भी उसे छोड़कर जा चुकी थी। माँ की लाश को देखकर नीरज को अपनी गलती का आभास हुआ, किंतु अब पछताएत होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। वक्त ने तो नीरज को दूसरा मौका भी दिया था, किंतु वो नादान समझ ही ना पाया और
एक के बाद एक गलतियां करता चला गया और नीरज की सजा ये थी कि वक्त ने उसे माफ़ी तक मांगने का मौका नहीं दिया। कितने भी जन्म ले लो, माता पिता का कर्ज चुका ना पाओगे। सब कुछ मिलता जीवन में दोबारा माता पिता कहाँ पाओगे। अब नीरज पछतावे की आग में जल रहा था। काश उसने प्रीति की बातों में आकर अपने माता पिता का तिरस्कार नहीं किया होता। काश उन्हें गांव भी न भेजा होता। काश उन्हें वापस ले आता। काश फ़ोन ही कर लेता। काश 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 नीरज के पास काश के अलावा कुछ नहीं था। अब इसी पछतावे के साथ उसे पूरी उम्र गुजारनी पड़ेगी। हर माता पिता अपने बच्चों को अच्छे संस्कार ही देते हैं और संतान ये भली भांति जानती और समझती है कि उसके माता पिता ने उसे एक बेहतर जीवन देने के लिए स्वयं को भुलाकर अपना सर्वस्व त्याग किया है। किंतु जैसे जैसे वो बड़ा होता है, समझदारी की दुनिया में कदम रखता है, उसे अपने माता पिता का किसी बात पर उनका रोक टोक करना बेतुकी लगने लगती है। वो हर बात पर तर्क वितर्क करना शुरू कर देता है। माता पिता तो सदैव अपनी संतान की भलाई ही चाहते हैं, किंतु वो उनकी इस चिंता को बंधन समझता है और ऐसी समस्याएं अक्सर संतान के विवाह उपरांत ही दिखाई देती है। और यहाँ पर दोष अक्सर पराये घर से आई हुई बेटी अर्थात संतान की पत्नी को भी दिया जाता है। मैं यहाँ एक बात कहना चाहूँगी कि अपने माता पिता के प्रति फर्ज किसका सबसे अधिक बनता है, एक बेटे का या बहू का। समाज के हिसाब से देखा जाए तो विवाह उपरांत यह सारी जिम्मेदारी एक बहू की हो जाती है, किंतु मेरे विचार से एक बेटा यदि माता पिता के दिए हुए संस्कार और उनके प्रति अपना फर्ज जिंदगी भर याद रखे तो किसी भी कारण से वह अपने माता पिता को बेघर नहीं कर सकता। क्योंकि बहू तो पराए घर से आई है, किंतु उसके माता पिता ने तो उसे जन्म दिया है, वो उनका अंश है, तो जिम्मेदारी भी सबसे अधिक एक बेटे की ही बनती है। तो दोस्तों, ऐसे बेटे के बारे में अपनी राय ज़रूर बताएं। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताएं और वीडियो को लाइक शेयर और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।